नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। 5 साल पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था, जिसे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया, उसे अमल में लाने का काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल के पास हो जाने के बाद 2034 से लोकसभा चुनाव के साथ देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा का चुनाव भी होगा। सरकार ने बिल को देश के लिए बेहद जरूरी बताया है। सरकार की दलील है कि देश में एक साथ चुनाव होने से न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि लोगों का समय भी बचेगा, देश का विकास कार्य भी तेज गति से हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने बिल को लेकर कई सवाल पूछे हैं। किसी ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया तो किसी ने तानाशाही लाने वाला, किसी ने संघीय ढांचे पर प्रहार बताया तो किसी ने संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ। इन सब के बीच बिल को जेपीसी में भेजे जाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है और सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव क्या देश में चुनाव सुधार के लिए सबसे बड़ा दांव है? एक देश एक चुनाव से क्या क्या बदलेगा? विपक्ष को एक देश एक चुनाव पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? विपक्ष बिल को संविधान के लिए खतरनाक क्यों बता रहा है? और सवाल यह भी है कि बिल पास कराने के लिए सरकार संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत कहां से लेकर आएगी? तमाम सवालों पर आज की बहस करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। To introduce the Constitution 129th Amendment Bill. Sir, this bill तीन मत विभाजन परिणाम, पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के 5 साल बाद संसद में एक देश एक चुनाव से जुड़ा 129वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये बिल पेश किया और इसकी जरूरत बताई। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill, further to amend the Constitution of India. कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। उधर विपक्षी सांसदों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। किसी ने बिल को संविधान बदलने की साजिश बताया तो किसी ने संघीय ढांचे पर हमला। कानून, संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है, उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। गृह मंत्री जी बिल को स्वीकारने पर लोकसभा में वोटिंग हुई, जिस दौरान 269 सांसदों ने बिल के पक्ष में जबकि 198 ने खिलाफ में वोटिंग की। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ, पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। इस वोटिंग के आधार पर विपक्ष दावा कर रहा है कि सरकार के पास बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है। आज सरकार का 2/3 नहीं है इनसाइड हाउस में और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी था। जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में रिपोर्ट बनाएगा, वापस आ जाएगा। जब इस पर बहस होने के बाद जब ये बिल का रूप लेगा, तब संविधान संशोधन में जितनी आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाएगी। सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा है। अब लोकसभा स्पीकर सभी पार्टियों से बात करके जेपीसी की घोषणा करेंगे। जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों के अपने सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील साजन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपसे शुरुआत करते हुए,
विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही सरकार है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, इस बिल को लेकर आ रही है। संख्या बल है नहीं, पास कैसे कराएंगे, सिर्फ माहौल बनाने का काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। देखिए, हमारा देश जो है वो आज की तारीख में चुनावों का देश हो गया है, चुनावी चक्रव्यूह में चक्कर लगाता हुआ देश हो गया है। और जो लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव जो है असंवैधानिक है, तो क्या जो है वो 70s के दशक से पहले जो वन नेशन वन इलेक्शन अधिकांश होते थे, क्या वो असंवैधानिक तरीके से हो रहे थे? उसके बाद इमरजेंसी और इमरजेंसी के बाद जो है वो कुछ कांग्रेस के खिलाफ जो अलग अलग राज्यों में आक्रोश हुए, कांग्रेस की सरकारें गिरी और उसके बाद जो है वो फिर बीच बीच में चुनाव हुए हैं और उसके बाद ये लगातार होता रहा। आज जो है वो लगभग 97 करोड़ के इर्द गिर्द हमारे देश में मतदाता हैं और वो जो मतदाता हैं लगभग 12-13 करोड़ जो है वो हमारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आज अगर आप देखें वोटर लिस्ट, तो असेंबली के वोटर लिस्ट अलग है, पंचायतों की वोटर लिस्ट अलग है, लोकल बॉडीज़ होती हैं, नगर निकाय होते हैं, उसकी वोटर लिस्ट अलग है, उसके अलावा तो और अलग अलग है ही हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन वोटर और वन वोटर लिस्ट हो जाएगी। मतलब जो वोटर एक होगा वही वोटर जो है वो पंचायत में भी होगा, वही वोटर जो है वो लोकल बॉडीज में भी होगा, वही वोटर जो है वो विधानसभाओं में होगा और वही वोटर जो है लोकसभा का होगा। इतनी सारी खूबियां आप गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ खामियां क्यों नजर आ रही हैं? विश्वास में नहीं लिया गया विपक्ष को, क्योंकि आपके पास संख्या बल तो उतना है नहीं 2/3 का। बिना विपक्ष को साधे आप लोग इस बिल को पास नहीं करवा सकते। देखो, ऐसा है, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहावधारों के। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद सुशासन के साथ साथ सुधार और सुधार के साथ साथ जो है वो समावेशी सशक्तिकरण, इसके रास्ते पे देश को आगे बढ़ाया है। रिफॉर्म भी किया है, ट्रांसफॉर्म भी किया है, परफॉर्म भी किया है और तमाम तरह के संकटों और कंटकों को पछाड़ते हुए मोदी जी ने इस देश में जो विकास और सुधार के काम किए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। चाहे वो एक लंबी श्रृंखला है, चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो और चाहे प्रशासनिक सुधार हो, हर क्षेत्र में जो है वो एक लंबी श्रृंखला है। और उस लंबी श्रृंखला में ये जो एक वन नेशन वन इलेक्शन है, मैं केवल आपको एक चित्रा जी छोटी सी बात बताऊं कि 2012-13 में पूरा सभी पार्टियों ने, हमारी पार्टी भी और अन्य कांग्रेस भी और अन्य पार्टियों ने अपने अपने यहाँ चुनाव रिफॉर्म, चुनाव आयोग ने कहा था कि जो चुनाव सुधार है उसके संबंध में राजनीतिक दल अपने सुझाव दें। तो मेरी पार्टी का भी जो है वो चुनाव सुधार को लेकर के, इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के कमेटी बनी थी और मैं उसका चेयरमैन था। तो उस समय भी हम लोगों ने 2013 में चुनाव आयोग को ये सुझाव दिया था, उसमें मोदी जी से भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उसके बाद सुझाव दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में चुनाव आयोग को और जो गवर्नमेंट ऑफ डे है उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बारे में जब गंभीरता से सभी पॉलिटिकल पार्टी सोचेंगी, समझेंगी, तो सकारात्मक सोच के साथ इसी के साथ क्या सवाल नहीं खड़ा होगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? 2013 में अगर इस तरह की बात थी, अब जाकर 2024 में आप लोग तब लेकर आए हैं जब बीते 11 सालों में सबसे कम संख्या बल बीजेपी के पास है। 2019 में लेकर आए होते, आप 303 सांसदों वाली पार्टी थे, तब उस समय की परिस्थितियां अलग रहती। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताएं, हम कभी भी लाते तो जो लोग सवाल करने वाले हैं वो सवाल के जो है वो तीर दागते रहते, उसमें कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है। आज जो है वो जो प्राथमिकताओं के आधार पर जो चीज़ें सुधार एक साथ जो है वो सैकड़ों सुधार नहीं हो सकते। हम जब कह रहे हैं कि प्रशासनिक सुधार की प्राथमिकता दी गई, सामाजिक सुधार की प्राथमिकता दी गई और उसके साथ साथ आर्थिक सुधार की प्राथमिकता दी गई, तो इन तमाम सुधारों के साथ अगर आप 370 की प्राथमिकता नहीं समझेंगे, राम मंदिर पर जो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो प्राथमिकता के तौर से देखा जा सकता है। उसके अलावा जो है वो ट्रिपल तलाक जैसा जो है वो सामाजिक कुरीति के खात्मे के लिए जो एक लंबी लड़ाई लड़ी थी लोगों ने, उसके तो कई ऐसे सुधार हैं। इसके बाद भी कई ऐसे हैं अभी सितारों के आगे जहां और भी है। लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि अगर इतना ज्यादा जरूरी है तो अभी लागू कर लीजिए। ये 2034 वाला, मतलब उन्होंने कुछ और शब्द इस्तेमाल किए हैं, 2034 की बात क्यों की जा रही है, अभी क्यों नहीं इसको लागू करवा लेते? मुझे क्या लगता है कि जब तर्कों की कमी होती है तो इसी तरह से लोग कुतर्कों की बात करते हैं। आप तर्कों की कमी के साथ अगर कुतर्कों की बात करेंगे
तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज आप वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में किस कारण है? 1 2 3 4 5 6 क्या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो है वो राज्यों के जो चुनाव होंगे उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो जाएगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो है वो लगभग 12-13 जो लाख पोलिंग स्टेशन हैं वो खत्म हो जाएंगे? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो है वो 97 करोड़ से ज़्यादा जो है वोटर्स हैं वो जो है वो कम हो जाएंगे? कौन सी चीज़ें उसमें चेंज हो रही हैं? चेंज केवल इतनी हो रही है कि जो बेतहाशा आम लोगों पर चुनाव के बोझ भरा रहता है, सवार रहता है। हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव, कहीं पे विधानसभा का, तो कहीं पर जो है बाई इलेक्शन हो रहा है, तो कहीं पर जो है वो लोकल बॉडीज़ के हो रहे हैं, पंचायतों को हो रहे हैं, चुनाव ही चुनाव होता रहता है। तो चुनावों के प्रति एक तो लोगों में रुचि बढ़ना, जो मतदाता है मतदान के प्रति जो है उसका जो है वो विश्वास और पुख्ता होना, ये एक मुझे लगता है। और दूसरी चीज़ जो खर्च है, ये खर्च जो है वो कोई भी सरकार अपनी जेब से नहीं करती, जनता के पर जो बोझ पड़ता है हर चुनाव में, करोड़ों करोड़ों रुपए का बोझ आता है। और अब आपको मैंने बताया कि लगभग जो है 12-13 लाख जो है पोलिंग स्टेशन है, हर चुनाव में लगभग जो है वो इतने ही पोलिंग स्टेशन बनेंगे। ये पूरे देश में बनते हैं, उस तरह से राज्यों में बाइफरकेट हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ आरोप लग रहे हैं, एक तरफ देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप लोग आरएसएस का एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव संविधान बदलने का बिगुल है, ये जयराम रमेश कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व इससे खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए अभी तो क्या दिक्कत इनकी है कि इनको तो लगता है एक देश एक चुनाव का मतलब एक देश एक पार्टी हो गया है। अरे भैया, सारी पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अब तक चुनाव के मैदान में, चुनाव के अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाती रहेंगी, सब आजमाएंगी। ये अलग बात है कि जो मतदाता है वो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है वो लोकसभा और विधानसभाओं में एक साथ करेगा, जो पहले भी हुआ है। ठीक है, ये तमाम खूबियां आप गिना रहे हैं और पप्पू यादव जी जो लगातार इसकी खामियां गिना रहे हैं वो भी हमारे साथ पूर्णिया के सांसद इस वक्त जुड़ चुके हैं, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव जी का आप सीधे रुख करते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तमाम खूबियां इसकी गिना दी हैं, खर्चा कम आएगा, सभी को इसका फायदा मिलेगा। पप्पू यादव जी, ये बातें विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? अच्छा, इनको 11 साल पहले और 6 साल अटल, आवाज नहीं आ रही? आवाज आपकी आ रही है। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी तब थे, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब इनको समझ में नहीं आई। 11 साल से ये हैं, तब समझ में नहीं आई। 11 साल और 6 साल दोनों को मिला दीजिए तो इनको बहुत बात समझ में नहीं आती है। बीजेपी जब इस बात को पता है 362 इनको चाहिए, और इस जन्म में ये 362 तीसरे पाली में इनके पास नहीं हो सकते। ये हर बातों को विवाद में लाकर एक व्यक्ति के लिए गणेश परिक्रमा, एक व्यक्ति को सुपर पावर। देखिए, हिटलर के शासन को और अंग्रेज के शासन को आप याद कीजिए, फूट डालो राज करो वाली जो प्रवृत्ति थी, या हिटलर के शासन को आप याद करिएगा और इनके नारे को याद कीजिएगा, 400 पार 400 पार। अभी तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जब 400 पार कर जाते तो नो इलेक्शन 1 नेशन की बात करते। ये बात करते राष्ट्रपति प्रणाली की। इनको कोई इलेक्शन नहीं चाहिए, इनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इनको मूल्य पे नहीं चलना है, इनको संविधान पे नहीं चलना है, इनको आर्टिकल 24E 243E और 243U 83(2)172(1) ये दोनों स्थानीय निकाय की आप याद करिए। और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए इनको अनुच्छेद 83 172 कार्यकाल निर्धारण, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्ति, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 343 के स्थानीय निकाय। इनको कई बदलाव, एक बदलाव की बात नहीं है। और सुनिए, 17 में मोदी जी ही थे, चुनाव आयोग ने और एक्सपर्ट ने, बिल्कुल मेरे सामने में है, आपको आश्चर्य होगा कि रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने भी कहा है और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जो व्यवहारिक नहीं है
और ये संवैधानिक मूल भावना के खिलाफ है। दूसरी चीज, संघीय जो व्यवस्था है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान और ज्ञानी तो ये लोग हो नहीं गए। जब ये व्यवस्था लाई गई थी, जब संघीय, देखिए सतत प्रक्रिया है सुधार की, लेकिन सुधार में ये जो वन इलेक्शन वन नेशन की बात ये बार बार करते हैं, इन्होंने चुनाव आयोग को जिस तरीके से या राष्ट्रपति प्रणाली को, एक काम इनसे कहिए कि चुनाव आयोग का भी चुनाव करा ले। हाँ, मैं अभी पूछ लूंगी ये सवाल, और राष्ट्रपति का भी चुनाव। पप्पू यादव जी, दिक्कत किस बात से है? मेरा पहला सवाल सुनिए। से 1967 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाली ही स्थिति थी। 1971 से जाकर बदलाव हुआ, तो वही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही फॉलो किया जा रहा था जब वन नेशन वन इलेक्शन था इस देश में। देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ। देखिए, जब 1973 में फैसले आए केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल के ऐतिहासिक साक्ष्य को आप याद करिए। उनके निर्णय के बाद आप क्या परिस्थिति बदली, और जब व्यवस्थाएं बदली, और तब जाकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब क्षेत्रीय पार्टी को 30% वोट ज्यादा मिले, आप इसको समझिए। और अब जब तब की प्रक्रिया 1967 में कितनी सरकारें गिरी थी, क्या हुआ था? क्या ये 5 साल यदि हमारे दिल्ली की सरकार गिर गई तो क्या करेंगे? 5 साल ये दिल्ली की सरकार नहीं चलाएंगे? क्या कोई विधानसभा गिर गया तो क्या वो 5 साल वो विधानसभा का चुनाव नहीं होगा? क्या कहीं पर संवैधानिक स्थिति आ गई तो क्या ये राष्ट्रपति शासन के द्वारा इन्हीं की सरकार चलेगी? क्या वहां फिर कोई चुनाव नहीं होगा? मतलब ये है कि ये हर चीजों पर, चाहे वो चुनाव की प्रक्रिया के तहत हो या कोई सरकार गिर जाती है और चुनाव नहीं करवाना है तो इनको राष्ट्रपति शासन के द्वारा चलाना हो, या चुनाव आयोग को कठपुतली। अब देखिए, 2-3 बात समझिए। हमारा जो डेमोक्रेसी है, जब देश का चुनाव होता है तो देश के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं और क्षेत्रीय चुनाव में बिल्कुल डिफरेंट मुद्दे होते हैं। हाँ। अलग अलग पार्टी होती है, अलग अलग उनके मैनिफेस्टो होते हैं, अलग अलग दल। जैसे मैं आपको 2019 में ओडिशा का उदाहरण दे दूं, बीजेपी केंद्र में जीती तो ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार बनी। आंध्र प्रदेश का उदाहरण आप ले लीजिए, वहां की भी परिस्थितियां अलग थी, केंद्र की भी परिस्थितियां अलग थी। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन आपने जो सवाल किए हैं नकवी साहब उसका जवाब देना चाह रहे हैं, आप अपनी बात कह लीजिए। आप ये कह रहे हैं सब कुछ ये बदल देना चाहते हैं, अपने ढांचे में डाल देना चाहते हैं। मैं एक बात और आपको कह दूं जी, कि जहां तक पैसे का सवाल है तो पैसे के सवाल में चित्रा जी आप इसको समझिए कि साउथ में 300, 400, 200, 300, 400 करोड़ में एक लोकसभा का चुनाव होता है। यदि इनको इतनी गंभीर चिंता है कि इनको बोलिए कि आप चुनाव आयोग को पैसा दे दीजिए, एक बजट दे दीजिए, और चुनाव आयोग उस बजट के तहत चुनाव को कंडक्ट कोई क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी ना करे, वो चुनाव आयोग कंडक्ट करे। बूथ का प्रचार में भी हम खर्च ना करें। हम जो 5 साल कर रहे हैं वो अब चुनाव आयोग अपनी बात जाके रखे, हम सिर्फ अपनी बात रखें, हम डिबेट में हिस्सा लें, रैली भी करने का काम चुनाव आयोग करे। यदि इसको पैसे की चिंता है, टाइम को और नजदीक कर दे, 1 सप्ताह कर दे, 15 दिन कर दीजिए। आप पूरे नेशन को यदि 1 दिन करना, ये चार विधानसभा का चुनाव अभी समय पर नहीं करा पाई बीजेपी, अलग अलग इनको जीतने के लिए कभी हरियाणा का चुनाव, कभी किसी का चुनाव एक साथ कराने की जिसकी हिम्मत न हो, एक साथ। और जो पैसे के लिए, बाप रे बाप, इनका एडवर्टाइजमेंट पर, इनसे पहले पूछिए ना इनके एडवर्टाइजमेंट पर कितने खर्च करते हैं, इसको रोकिए ना। ठीक है, शानवी चौधरी जी भी सांसद एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन नहीं होगा। हाँ, आप लोग तो अपना बड़ा खर्चा करें, आपको छोटी छोटी पार्टियों पर निगाह रखनी होती है, वो वही आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव जी। जो बात आप कह रहे हैं वो एक बात मैं कह रहा हूँ चित्रा जी, लास्ट बात मैं कह रहा हूँ। बोलिए सर। लास्ट बात मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें मेरा कहना क्या है आप इसको समझिए। ये जो निष्कर्ष है संविधान पे खतरा का, ये सत्तावादी आप
ये ADR 2023 राजनीतिक दलों पर 70% हिस्सा केंद्र सत्तारूढ़ पार्टी होती है। ठीक है। आप इसके रिपोर्ट है, आप इसको समझिए, मेरे पास पूरी दस्तावेज है। हम वो बात, ये जो अभी जो चुनाव के पहले हम जो 3000 4000 ये फ्री वो फ्री, क्या कहते हैं, EVM फ्री, ट्रेन फ्री, मेट्रो फ्री, वाईफाई फ्री, बिजली फ्री, ये जो फ्री की आदत है। हाँ। आप ये लोग दो बात याद रखिएगा चित्रा जी, यदि ये लोग हिंदू मुसलमान जात पात न करे, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, और इन लोगों के पास पैसा न हो, तो ये लोग मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। आपने कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। नकवी साहब, आपने सुना, आप जवाब दीजिए उनकी बातों पर। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि हमारी पार्टी के भी कई प्रवक्ता हैं, प्रेम शुक्ला साहब बैठे हुए। मैं इतना ही कहूँगा, जो अभी पप्पू यादव साहब ने कहा, वो कई चीज़ें जोड़ रहे हैं। वो तो एक स्टेट फंडिंग को जोड़ दिया उन्होंने कि साहब चुनाव में जो है वो फंडिंग स्टेट की हो, वो अलग प्रक्रिया है, वो भी एक विचार किया जा सकता है कभी भी किसी समय पे। एक चीज़, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे पहले भी जब वन नेशन, जब इलेक्शन की व्यवस्था थी, उस समय जो है वो कई राज्य ऐसे थे जब कांग्रेस अपने आप को सर्वशक्तिमान मानती थी। उस वक्त जो है कई राज्यों में कांग्रेस का सफाया हुआ है। राज्यों के चुनाव में केरल में सफाया हुआ है, आपका खुद बिहार में सफाया हुआ है, SBD की सरकारें बनी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव से केवल एक ही पार्टी का बनेगा। दूसरी चीज़, मैं लास्ट में अपनी बात कहूँगा कि देखिए, एक देश एक चुनाव मुल्क की ज़रूरत है, मतदाताओं की ज़रूरत है। और मैं तो ABP न्यूज़ से भी कहूँगा कि एक देश एक चुनाव पे चर्चा शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई है, राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई। आप जो है वो देश के लोगों से, मतदाताओं से जनमत संग्रह करा लीजिए, और लोग जो है, जो मतदाता है हमारा 94 करोड़ या जो और जितने भी हैं, वो जो है वो बता देगा कि वो चाहता है कि नहीं, बार बार चुनाव के चक्रव्यूह में फंसना चाहता है, या एक देश या एक चुनाव के साथ रहना चाहता है। ठीक है, शामवी चौधरी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए बहुत धन्यवाद। नकवी साहब, आपको कहीं जाना है इस वजह से। पप्पू यादव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शामवी जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा दो बात है इसमें। हाँ। मुख्तार जी ने जो बात कही कि डेमोक्रेसी में आप करवा लीजिए, एक बात समझिए, उसमें आप 2-3 मुद्दे रखिए। एक मुद्दे वन नेशन वन एजुकेशन भी रखिए, वन नेशन वन हेल्थ भी रखिए, वन नेशन वन इकोनॉमी पर भी रखिए। ये जो मनी का डिसेंट्रलाइजेशन है, ये जो नहीं, इस कंट्री में मनी कहाँ पर है, मनी किसके पास है, और मनी कहाँ रुका हुआ है, और इसमें सत्ता का जो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप जनता के सामने रखिए कि कौन सा इशू इंपॉर्टेंट है इस नेशन के लिए। क्या वन इलेक्शन इंपॉर्टेंट है या वन हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वन। अंतिम बात मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा चित्रा जी, देखिए एक बात समझिए, ये दो पार्टी मात्र नेशनल है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, लगभग क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी के बारे में आप इस अवधारणा को समझिए कि जो कुछ ऐसी पार्टी है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसी पार्टी भी है जो कंप्लीट डेमोक्रेटिक पैटर्न पर, CPI है, CPM है, और भी चीजें, वो चुनाव को लड़ते हैं। आप क्षेत्रीय पार्टी, आपके साथ जो गठबंधन नहीं होगा, ठीक है, या जो गठबंधन आप नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप वैसे ही पहले आप कई क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर चुके हैं, पहले भी क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हुई है। ये वो गलती किया था 1971 और 66 के बीच में गलतियां हुई थी, तो हम भी एक नए हिटलर के रूप में हम गलतियां करेंगे, और हम एकाध पद, मतलब केंद्र की सिस्टम, कांग्रेस से इनको लड़ना है, कांग्रेस को सामने रखना है, दूसरी पार्टी को ये रखते नहीं है। ये इंदिरा गांधी नेहरू से शुरू करते हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर आकर के रुक जाते हैं, और पार्टी को तो ये अभी तोड़ने वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। ये जब आए तो आपको तो खुश होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से बीजेपी का मुकाबला हो और कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़े बीजेपी के सामने। इसमें डर किस बात का है पप्पू यादव जी? नहीं, मैं एक बात, नहीं एक बात समझिए ना, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ही लड़ सकती है। यदि बीजेपी से कोई लड़ सकती है, ठीक है, यदि किसी के भीतर बीजेपी से लड़ने की क्षमता है, तो वो कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, या जो राहुल गांधी जी जिस संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, सच्चाई के रास्ते, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या क्षेत्रीय पार्टी
जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है, नींव है, जो अलग अलग विचारधारा के साथ अलग अलग स्टेट में सामाजिक सौहार्द के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। हमारे साथ और बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका मुख्तार साहब आपका बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, सुनील सांझल जी, प्रियंका कक्कड़ जी, रत्नाकर जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। आप लोग के पास मैं फौरन आऊंगी। शाम्वी से जल्दी 2 सवाल मैं करना चाहूंगी। शाम्वी चौधरी जी, बड़ी बातें, कैसे फायदा होगा, क्या गिनाना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी इस वन नेशन वन इलेक्शन के बिल के समर्थन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हमें लगता है कि देश का जो समय है और देश का जो रिसोर्सेज है वो बचेगा। इसको हमने बार बार रिपीट करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री जी श्री चिराग पासवान जी ने भी इसको बार बार कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में इसीलिए है क्योंकि ये देश के जो रिसोर्सेज हैं, जो चुनाव को बार बार कराने में लगते हैं, उसको बचाएगा। आप देख सकते हैं कि हर 3 महीने 4 महीने 5 महीने में कोई ना कोई राज्य चुनाव के लिए चला जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण होते हैं, उन लोग सबका फोकस शिफ्ट कर जाता है और वो लोग सब चुनाव कैसे लड़ना है, उसकी रणनीति कैसी तैयार करनी है, ऐसे में पूरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो पहले एक चुनाव लड़ेंगे, फिर जब दूसरा चुनाव होगा तो वो तुरंत दूसरे चुनाव में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर तीसरे चुनाव में शिफ्ट हो जाएंगे। ये भी फॉरबिड हो जाएगा। और इसके अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि को पूरा 5 साल मिलेगा काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि आपको 1 ही साल काम करने को मिलेगा या 2 ही साल काम करने को मिलेगा। शाम्वी जी, आप एलजेपीआर का युवा चेहरा हैं, एक महिला चेहरा। मेरा अब अगला सवाल आपसे ये है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आप खुद एक क्षेत्रीय दल हैं, क्या इस बात को लेकर डर का माहौल भी है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक अजम्पशन है। जबकि हम लोग के पास अभी आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी कितने अच्छे से, जब उनका साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था अभी लोकसभा के साथ, और उसमें भी टीडीपी एक रीजनल पार्टी होके भी सबसे ज़्यादा अगर वोट शेयर आया है तो वो टीडीपी को आया है। तो ऐसा नहीं है कि रीजनल पार्टीज़, आपको कहाँ कहा जा रहा है कि इससे तो और रीजनल पार्टीज़ पे जो फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है, जो रिसोर्सेज का प्रेशर पड़ता है, जो बार बार चुनाव लड़ने के लिए भी रीजनल पार्टीज़ को एक अलग तरीके से अपने आप को तैयारी करना पड़ता है उसके लिए। तो ऐसे में तो रीजनल पार्टीज को भी फायदा होंगे कि अच्छा ठीक है, एक ही बार चुनाव हो रहा है, आप उसको सेंटर फोकस आप रख सकते हो और अपना चुनाव आप लड़ सकते हो। तो आपको लग रहा है कि विरोधी दलों की ओर से संघीय ढांचे पर जो प्रहार बताया जा रहा है वो गलत है? छोटा सा जवाब जल्दी से। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो लगता है स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 दशक तक भी वन नेशन वन इलेक्शन ही होते थे। तो जो आज इसके खिलाफ अपना आवाज़ उठा रहे हैं वो तब इसके समर्थन में थे। और ये जो बार बार कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फेडरलिज्म पे अटैक है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे और ये फेडरलिज्म पे अटैक कैसे है, इसका वो पहले उत्तर दे। क्योंकि हम लोग तो नहीं कह रहे कि हम लोग असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, हम लोग तो कभी नहीं कह रहे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को अटैक होगा। आर्टिकल 327 हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसको तो हम लोग सारे इलेक्शन को साथ में ला रहे हैं और देश हित के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी नेतागण हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो एक साथ आएं, वो एक साथ चुनाव लड़े और फिर एक विकसित भारत के लिए जो हम लोग संकल्पित हैं उसके लिए हम लोग काम करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद शाम्वी चौधरी जी, सांसद एलजेपीआर की एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। और पैनल में बाकी सदस्यों के पास आते हुए माफी के साथ, मुझे पता है आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, विपक्षी दलों पर आप कितना भी निशाना साध लीजिए, लेकिन बिना उनके संख्या बल के तो इसको पास कराना मुश्किल हो जाएगा। देखिए चित्रा जी, विपक्षी दलों में बड़े पैमाने पर लोग इस बिल पर साथ हैं। श्री रामनाथ कोविंद आयोग के समक्ष जो है 47 दलों ने जो है अपनी बात रखी थी। उसमें से 32 दल जो हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। और ये आप पाएंगी कि जब मतदान का समय आएगा इस विधेयक पर, तो बड़े पैमाने पर लोग इस विधेयक के समर्थन में उतरेंगे और इस विधेयक को पारित होने में किसी प्रकार की जो है कोई संशय नहीं रहेगा। बहुत आसानी से ये विधेयक पारित हो जाएगा। आपको ध्यान होगा ट्रिपल तलाक बिल पर भी लोगों को बहुत लगता था कि पारित नहीं होगा, पारित हुआ। अनुच्छेद 370 के संशोधन को लेकर भी तमाम कानूनविद भी कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन उसको भी संभव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर दिखाई है। इस देश के हित में वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो विधेयक है वो निश्चित तौर पर पारित होगा और इस देश को चुनावों के चक्रव्यूह से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।
सुनील सिंह जी, जवाब सीधे। पहले तो होता था, 1971 से परंपरा टूटी। अब बीजेपी अगर कुछ भी अच्छा करेगी देश के हित में तो उसका विरोध किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता यही बोल रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, चित्रा जी, मुझे लगता है सबसे शानदार और सबसे बड़े झूठे लोग हैं। अभी मैं मुख्तार साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी जो प्राथमिकताएं थी, हम तो आपके कार्यक्रम में बीजेपी की प्राथमिकताएं जानना चाहते हैं कि आपकी प्राथमिकताओं में देश की सीमाएं थीं, क्या वो सुरक्षित रख पाए आप? आपकी प्राथमिकता में महंगाई के खिलाफ लड़ना था, क्या महंगाई कम कर पाए? आपकी प्राथमिकता में बेटियों की सुरक्षा थी, एजुकेशन थी, क्या बेटियों को सुरक्षा दे पाए आप? आपकी प्राथमिकता में रोजगार थे, आपकी प्राथमिकता में हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ रहा था, आपकी प्राथमिकता में जाति धर्म को छोड़ करके एका की बात थी। आपने तो पूरे देश को झोंक दिया हिंदू मुसलमान में, आपने पूरे देश को बेचने का काम कर दिया अपने सहयोगी और अपने मित्र अडानी को। देखिए, समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ है और समाजवादी पार्टी आज से नहीं खिलाफ है। हम लोग डॉक्टर लोहिया के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कब कहा था, अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं समझा पा रही। अभी वो कह रहे थे वन नेशन वन वोटर, मतलब अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा तो वन वोटर आप नहीं कर सकते। आपको किसने रोका? चुनाव आयोग को किसने रोका? पंचायत का वोटर आप हो सकती हैं। आपका वोट पंचायत में अगर है तो फिर नगर निगम में भी हो सकता है वही वोट, वही जिला पंचायत में हो सकता है, वही विधानसभा में हो सकता है, वही लोकसभा में हो सकता है। आपको किसने रोका? क्योंकि आप इस देश की व्यवस्था को तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि क्षेत्रीय दल वही हैं जो शोषित वंचित दलों सोच के लोग हैं, जो कहीं न कहीं सामंती सोच के खिलाफ अपनी जगह उन्होंने बनाई है, जो हक की बात कर रहे हैं, जो पीडीए के लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। और मैं एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, जो भी विपक्ष के लोग थे उन्होंने अपने सवाल किया। मेरा एक बेसिक सवाल है, इनसे पूछिए, क्या एक साथ आप लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, नगर पालिका, नगर पंचायत, प्रधानी, क्षेत्र पंचायत एक साथ चुनाव करा रहे हैं? एक साथ चुनाव करा लेंगे, उसके बाद 5 साल तक चुनाव नहीं होगा कोई। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, कुछ लोग ज्ञानी लोग ऐसे कह रहे हैं आचार संहिता की वजह से काम नहीं हो पाता। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से इसका मैं जवाब ले लेती हूँ, छोटा सा जवाब। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, इन्होंने वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ कोई तर्क नहीं दिए, यहाँ वहाँ की बातें सिर्फ इन्होंने की। मेरे मित्रवर, कृपा करके मुझे बताइए ना कि आप क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को आप जो है हिटलर समझ रहे हैं, तानाशाह समझ रहे हैं? आप एक साथ इलेक्शन हो गया 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, तो तानाशाह पैदा हुआ था इस देश में। क्या तर्क आप दे रहे हैं भाई? और अगर एक सूची बन जाएगी तो उसमें क्या आपत्ति क्या है? लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव का एक मतदाता सूची बनने में क्या आपत्ति है? और विधान परिषद के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव विधानसभाओं के चुनाव के साथ हो सकते हैं। ये विशुद्ध रूप से जो है शेख चिल्ली वाला प्रश्न है, क्योंकि विधान परिषद में अधिकांश लोग जो है वो चुनकर विधानसभाओं से ही आते हैं। राज्यसभा में भी अधिकांश सदस्य जो है वो विधानसभाओं से चुन के आएंगे। तो जब तक विधानसभाएं नहीं गठित होंगी तब आप राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव कैसे कर लेंगे? तो आप तो विधान परिषद के माननीय सदस्य रहे हैं भाई, सुनील भाई, तो काहे इतना भ्रम आप पाल रहे हैं? प्रियंका कक्कड़ और रत्नाकर त्रिपाठी जी का भी रुख करते हुए, प्रियंका कक्कड़ जी, अगर यही एग्जाम्पल को सही मान लिया जाए जो विपक्षी दलों की ओर से खड़ा किया जा रहा है, देखिए 20-21 सालों तक बीजू जनता दल की सरकार उस समय उड़ीसा में थी जब केंद्र में हमेशा किसी और की सरकार बनती थी और एक ही दिन वोटिंग होती थी। तो अगर ये एग्जाम्पल देखें तो उस राज्य में और ऐसे कई राज्यों का उदाहरण हमारे सामने है, तो फिर इतना ज्यादा विरोध क्यों? प्रियंका जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, मुझे लगता है, हमारी पार्टी को भी लगता है कि चुनाव बार बार होते रहना चाहिए, और ये खर्चे का आर्ग्यूमेंट पे मैं लेटर आऊंगी, कोई बहुत अच्छा तर्क नहीं है ये, इसलिए क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही रहती है नेता की। जनता के बीच बार बार जब नेता जाएगा तो थोड़ा काम भी कर लेगा। जब 5 साल में एक ही बार जाना होगा तो 5 साल तो एक बार जाएगा, वोट लेगा, उसके बाद खुद जाके विदेश बैठ जाएंगे, इनका परिवार, इनके बच्चे सब वहां पढ़ रहे होंगे,
4.5 साल बाद वापस आएंगे, वहां पे बैठ के 500 रुपए तेल कर देंगे, 4.5 साल बाद वापस आएंगे, 500 रुपए तेल को 100 रुपए कम कर देंगे और आपसे फिर वोट मांगने आ जाएंगे। तो जवाबदेही बड़ी जरूरी है लोकतंत्र में जनता के प्रति नेता की। ये चुनाव जब बार बार होता है तो वो इंश्योर करता है। दूसरी चीज इसमें जो पैसा लगने का आर्ग्यूमेंट आ रहा है बार बार, कोई कैलकुलेशन नहीं आया। इलेक्शन कमीशन की निर्धारित सीमा होती है कितना खर्चा करना है, क्या करना है, ऐसा कोई इनके पास अमाउंट नहीं है कि इतना बच जाएगा। और अगर सच में ये बचा भी लेंगे तो इनसे पूछिए क्या करेंगे ये बचा के। ये फ्री बिजली देंगे जनता को, ये फ्री पानी देंगे जनता को, आज तक तो दी नहीं। पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ माफ कर देंगे फिर से, ये और कुछ नहीं करेंगे आम जनता के लिए। ये भार जो है आम जनता पर ही पड़ेगी दोबारा। इनसे पूछिए कि जो अभी बाइपोल हुए फॉर एग्जांपल अयोध्या में, फिर बाइपोल बंद कर देंगे, ये क्या करेंगे? अभी ये बाइपोल, सॉरी अयोध्या नहीं, उत्तर प्रदेश में 10 जगह बाइपोल होने थे, इन्होंने 9 जगह कराए। क्यों नहीं कराया अयोध्या में? आपको पता है, क्योंकि इनको पता है इनकी हार निश्चित है। तो ये मैनिपुलेट करने के तरीके हैं, जनता को भटकाने के तरीके हैं। जनता के बीच में नेता को जाते ही रहना चाहिए, तभी वो जनता के सामने झुकेगा। जनता मालिक है लोकतंत्र में, नहीं तो ये नेता सारे मालिक बन के बैठ जाएंगे हमारे सर पे। ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी से जल्दी में जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी, इस देश में जब एक देश एक चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी की ही लंबे वक्त तक सरकार थी और आज वही विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। 1971 में ये परंपरा इंदिरा गांधी जी की ओर से तोड़ी गई थी। तो अगर उस दौर को वापस लेकर आ रही है बीजेपी, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एक दौर जो छूट गया था बहुत पीछे, उसको लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। फिर विरोध किस बात का? लोकतांत्रिक व्यवस्था में चित्रा जी, जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है और जनता ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग चुनाव की करके सरकारें चुनी। उन सरकारों को भंग करके आप एक देश एक चुनाव की ओर ले जा रहे हैं। ये नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और जनता के रूप से गलत है। एक शेर पढ़ा था नकवी जी ने, उस शेर का असली अर्थ में बता देता हूं। ये लोग क्या कर रहे हैं, वही हकदार है किनारों के जो जबरदस्ती नाव डुबा दें बाकी की धारों में। तो ये लोग वही कर रहे हैं, संघीय ढांचा है। आपने एक उदाहरण दिया कि 2019 में उड़ीसा में बीजेपी जीती संसद में और नीचे जीती बीजू जनता दल। आप ये भी तो बताइए कि देखिए स्थानीय मुद्दे, क्षेत्र प्रदेशी मुद्दे कितने प्रभावी रहे कि 2024 में दोनों बीजेपी जीत गई। आप ये बताइए ना सर। लेकिन 20 सालों तक बीजू जनता दल की सरकार थी रत्नाकर जी, 20-21 सालों तक बीजू जनता दल की सरकार थी। केंद्र में सरकारें बदलती थी, वहां पर सरकारें नहीं बदलती थी। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक मत बनिए। मुद्दे प्रभावी होते हैं, संघीय ढांचा होता है। प्रेम शुक्ला जी को नहीं पता है, यूपी में स्नातक के भी चुनाव होते हैं परिषद के, यूपी में पंचायतों के भी विधान परिषद होते हैं, कोऑपरेटिव होता है, कितने चुनाव। और एक बात बताइए कि आपको आपके कान में समस्या है क्या? कोई लोकतंत्र की कोई कीमत होती है क्या? आप उसको पैसों में तौल रहे हैं। आपको लग रहा है अरे क्या चीज मना होता है कार्य में? उस समय नई घोषणाएं मना होती। चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप नई घोषणा नहीं कर सकते। आपने एक पुल अगर 2024 में कर दिया है, वो तो आप 32 में तैयार करते हैं, 26 में 28 में तैयार करते हैं, तो क्या वो काम रुक जाता है? कहीं काम नहीं रुकता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जाओ कितने जाते हैं? क्या सारी फोर्सेस चली जाती है यूपी के चुनाव में और मेघालय के चुनाव में? एक टुकड़ा जाता है, वो टुकड़ा तो हर समय जाएगा। उसका खर्चा क्या हुआ? पोलिंग स्टेशन के खर्चे को लेकर बड़े चिंतित हैं वो लोग जो 9,000 करोड़ का जहाज बना के पूरे विश्व में उड़ रहे हैं और पूरे विश्व में ऐसे ही नॉन एजेंडा घूम रहे हैं। वो पोलिंग, एक चीज मुझे बताइए, आपसे 2 चीज पूछता हूं चित्रा जी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस दबाव में आई? इसी दबाव में आई कि बीजेपी को लगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के दबाव बन रहा है, चुनाव हार जाएंगे पूरी तरह से। आप मुझे एक बात बताइए, अभी बड़े अच्छे से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा चित्रा जी जनमत संग्रह करा लीजिए। अरे नकवी जी कहां गए? सोलापुर में वहां की पंचायत ने कहा कि हम बैलेट बॉक्स को लेकर जनमत संग्रह कराएंगे, मॉक पोलिंग कराएंगे। हुआ क्या? कर्फ्यू लगा दिया गया। पंचायत अध्यक्ष विजया मारकवाड़ के 60-70 लोगों पे FIR कर दिया। करा लो ना भैया, एक ही चीज के लिए क्यों मॉक पोल कराते हो? बैलेट को भी लेके करा लो। जनता की वो भी तो मांग है। मान लीजिए विपक्ष पूरी तरह नहीं जीता है, लेकिन 40% तो जीता है, 45% तो जीता है ना। ठीक है, सब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। 10 सेकंड जल्दी से बोलिए। संघीय ढांचे पे ये प्रहार है। पंचायत के अलग मुद्दे होते हैं, प्रदेश के अलग मुद्दे होते हैं, नगर पालिका के अलग मुद्दे होते हैं और राष्ट्र के अलग मुद्दे होते हैं। और ये कैसे लोग हैं राजनीतिक रूप से अपरिपक्व? 1 नेशन 1 वोटर।
तो जब 1952 से 1967 तक इस देश में चुनाव हो रहे थे, क्या आप उनको अपरिपक्व बताने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब का इंतजार रहेगा, लेकिन यकीनन विपक्ष के भी अपने सवाल हैं जिसको एड्रेस किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि विपक्षी दलों को साथ में लेकर ही वन नेशन वन इलेक्शन की ओर आगे बढ़ पाएगी सरकार। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, आगे क्या निकलता है रास्ता, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।